आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं, इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। श्रमिकों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान आया है। बिहार या अगर हम यूपी की बात करें, वहां से पंजाब में अगर वो आते हैं तो उनको ये जो हक है ये नहीं मिलने चाहिए। श्रमिक का मुद्दा क्या है? सारे कानून कमजोर किए गए हैं। श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए जो पिछले 70 सालों से कानून बनाए गए थे, कानून था, एक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान था, उसको कमजोर किए गए हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस को 400 पार ने उलझा दिया और स्ट्रैटेजी कुछ और रही? तो प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, हमने भी गारंटी दी है 400 पार की, और वो 400 क्या है? श्रमिकों के लिए 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी दर, वो होना जरूरी है। What brings you to Punjab? You know, in 2004, the entire election process was for 20 days. And this time it's taken 42 days. Only the Election Commission can explain why. कांग्रेस की बात करें तो 10 साल सत्ता में रही है। इन 10 साल में आपको क्या लगता है वो 5 जो मुख्य बदलाव लाए हैं पंजाब में कांग्रेस, वो क्या रहे? नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय को लेकर पंजाब के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान का। सरकार बनेगी तब किसानों को कानूनी एमएसपी, कानून के आधार पर एक कानून बनाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा और एमएसपी तय किया जाएगा। कर्जा माफ 2008 में हुआ था, करीब 5 लाख किसान लाभान्वित हुए थे पंजाब में। पिछले 10 साल में अगर आप देखें, 21 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है। कुछ सवाल नहीं उठाए गए। जो स्वास्थ्य बीमा, जो चिरंजीवी योजना थी, हमारे राजस्थान की सरकार ने उसको लागू किया था। 25 लाख माने 25 लाख 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा अस्पतालों में। जो लोग हैं आपसे सवाल कर रहे हैं, इन वादों के लिए बजट कहां से आएगा? 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ, वो बजट कहां से आया? वो कर्जा माफ क्यों किया गया? कंपनियों का टैक्स रेट घटाया गया। आप देखिए ना, अभी जो टैक्स भर रहा है वो मध्य वर्ग के लोगों ही भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, मैं भर रहा हूं, पर कंपनियां तो ज्यादा भर नहीं रही हैं। प्रधानमंत्री ने बोला था कि कांग्रेस मुक्त होगी, लेकिन अब कांग्रेस युक्त हो गई है। तो पंजाब में भी ये बहुत बड़ा एक विभाजन देखा गया, जिसकी शायद कुछ लोगों ने कल्पना करी थी और कुछ ने नहीं करी थी। जो पंजाब में एक मुख्य चेहरा पंजाब का, वो भाजपा में चले गए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू। हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में धमकी देकर, डराकर, दबाव में डालकर बीजेपी ने कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल करा। तो रवनीत सिंह बिट्टू को आपको क्या लगता है किस कैटेगरी में आते हैं, जो आप कह रहे हैं? वो धमकी दिया होगा, डराया होगा। बिट्टू की पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा धोखा दिया। और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो डर कर, उनको डराया गया और वो डर गए। लुधियाना 3Ws के लिए बहुत प्रचलित है, वो है व्हील, वूल और वीट। तो इसके मद्देनजर लुधियाना और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है? नोटबंदी का नकारात्मक असर ज़्यादातर एमएसएमई क्षेत्र में पड़ा, जो लुधियाना और अमृतसर और बटाला और जलंधर जैसे शहरों में है। राहत जो मिल रहा है सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को। आज 10 साल मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण 21 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है। इनका सबसे बड़ी समस्या इस संविधान से ये है कि जो आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, वो नहीं चाहते। इंडिया में क्या है? INDIA, ये आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी, NDIA रख गया, बीच का आई निकाल दीजिएगा, इंसानियत, तो क्या रह गया? NDA। तो इंडिया माइनस इंसानियत माइनस ईमानदारी इज इक्वल टू NDA। नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जयराम रमेश। वेलकम टू पंजाब सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, what brings you to Punjab? Well, obviously the elections, which are going to be held on the 1st, the final phase of the 7-phase elections, which is dragged on for 42 days. You know, in 2004, the entire election process was for 20 days. And this time it's taken 42 days. Only the Election Commission can explain why. तो क्या गारंटी देके जाते हैं आप पंजाब की जो जनता है
उनको क्या वादे देते हैं, आप क्या 5 मेन गारंटी देखें। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो 10 साल सत्ता में रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन 10 साल में आपको क्या लगता है वो 5 जो मुख्य बदलाव लाए हैं पंजाब में कांग्रेस, वो क्या रहे? नहीं, जो हम गारंटी दे रहे हैं इस चुनाव के संदर्भ में, वो नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय को लेकर पंजाब के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान का मुद्दा। किसान आंदोलन हुआ, कई किसान संगठन उसमें उन्होंने भाग लिया, 700 किसान शहीद हुए और अंत में 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को वो 3 काले कृषि कानून थे जिनका विरोध कर रहे थे, उन्होंने वापस लिया। वापस लेते समय उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए थे। उन्होंने कहा था जो मांग है किसान संगठनों का मांग कि एमएसपी को लीगल दर्जा मिलना चाहिए, लीगल गारंटी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं कहा। गारंटी कांग्रेस पार्टी अभी गारंटी दे रही है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब किसानों को कानूनी एमएसपी, कानून के आधार पर एक कानून बनाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा और एमएसपी तय किया जाएगा। और किस आधार पर एमएसपी तय किया जाएगा? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, जो संपूर्ण खेती की लागत होती है उसको 1.5 गुना बढ़ाकर 1.5 टाइम्स उसके स्तर पर तय किया जाएगा। हमने दूसरा गारंटी जो दिया है, बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है कर्जा माफी का। तो जब कर्जा माफ 2008 में हुआ था, करीब 5 लाख किसान लाभान्वित हुए थे पंजाब में। पिछले 10 साल में अगर आप देखें, 21 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है। कुछ सवाल नहीं उठाए गए, पर जब किसान संगठन कहते हैं कि कर्जा माफ होना चाहिए, प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है। तो हमने गारंटी दी है कि किसान को एक कर्जा माफ आयोग का गठन किया जाएगा और वो तय करेगा कि पंजाब अलग अलग राज्यों में किन किन किसानों का कितना कर्जा माफ किया जाएगा। आपने अभी बात करी श्रमिक, तो श्रमिकों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान आया है। बिहार या अगर हम यूपी की बात करें, वहाँ से पंजाब में अगर वो आते हैं तो उनको ये जो हक है ये नहीं मिलने चाहिए। इस पर आपका क्या बयान है? जो संविधान कहता है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसका पूरा पालन करना हम सबका धर्म बनता है। प्रधानमंत्री बिल्कुल ध्यान हटाने की कोशिश करते रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर जाते हैं। असली मुद्दा जो मैंने कहा, श्रमिकों को आपने बात की, श्रमिक का मुद्दा क्या है? सारे कानून कमज़ोर किए गए हैं। श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए जो पिछले 70 सालों से कानून बनाए गए थे, कानून था, एक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान था, उसको कमज़ोर किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। और हमने वादा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, ये 400, जब प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, हमने भी गारंटी दी है 400 पार की। पर वो 400 क्या है? श्रमिकों के लिए 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी दर, वो होना ज़रूरी है, वो हम गारंटी दे रहे हैं। 400 पार की बात करें तो आपको लगता है कि कांग्रेस को 400 पार ने उलझा दिया और स्ट्रैटेजी कुछ और रही थी? हमारा 400 पार है, हर श्रमिक को 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। रोजगार गारंटी कानून के तहत और कोई परियोजना हो, मिनिमम वेज जो कहा जाता है, वो इस आधार पर तय करना चाहिए कि 400 रुपया न्यूनतम श्रमिकों को मिलना चाहिए हर दिन। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ कहा नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि जो स्वास्थ्य बीमा है, जो चिरंजीवी योजना थी, हमारे राजस्थान की सरकार ने उसको लागू किया था। 25 लाख माने 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा अस्पतालों में। यही तो हमने वादा किया है श्रमिकों के लिए। तो इन वादों के लिए बार बार एक ही चीज़ को लेकर जो लोग हैं आपसे सवाल कर रहे हैं, इन वादों के लिए बजट कहाँ से आएगा? ये जो 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ हुआ, वो बजट कहाँ से आया? वो कर्जा माफ़ क्यों किया गया? कंपनियों का टैक्स रेट घटाया गया। आप देखिए ना, अभी जो टैक्स भर रहा है वो मध्य वर्ग के लोगों ही भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, मैं भर रहा हूँ, पर कंपनियाँ तो ज़्यादा भर नहीं रही हैं। कंपनियों का जो हिस्सा है हमारे इनकम टैक्स कलेक्शन में, वो घटता जा रहा है। मैंने कहा है किसी पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। यही सवाल 2004 में हमसे पूछा गया था कि रोज़गार गारंटी परियोजना कानून लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आया? आर्थिक विकास से आया। हमने टैक्स आमदनी बढ़ी, सरकार की आमदनी बढ़ी और लोग टैक्स भरने लगे, और हम इस स्थिति में रहे कि रोज़गार गारंटी कानून को हमने लागू किया। 2013 में फिर से सवाल ये किया गया
ये खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने सवाल किया राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा कानून है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमने कहा पैसा आएगा, हम करेंगे। ये आप ये मानते हैं कि ये सरकार का काम है, सरकार का दायित्व बनता है कि खाद्य सुरक्षा हम जनता को दें, और आज कोई सवाल नहीं उठाता। हम ना पंजाब पे आते हैं रमेश जी। मैं आपसे जो एक बहुत ख़ास सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने अभी कहा भी कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि कांग्रेस मुक्त होगी, लेकिन अब कांग्रेस युक्त हो गई है। तो पंजाब में भी ये बहुत बड़ा एक विभाजन देखा गया, जिसकी शायद कुछ लोगों ने कल्पना करी थी और कुछ ने नहीं करी थी। जो पंजाब में एक मुख्य चेहरा पंजाब का, वो भाजपा में चले गए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, उनके बारे में आपका क्या बयान है? इसको आपको क्या लगता है पंजाब के लोग कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में धमकी देकर, डराकर, दबाव में डालकर बीजेपी ने कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल करा दिया। तो रवनीत सिंह बिट्टू को आपको क्या लगता है किस कैटेगरी में आते हैं, जो आप ये कह रहे हैं? उनको धमकी दिया होगा, डराया होगा, और क्या है। बस कांग्रेस पार्टी ने बिट्टू को क्या नहीं दिया? बिट्टू की पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा धोखा दिया। और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो डर कर, उनको डराया गया और वो डर गए और वो चले गए। अभी वो चले गए, वो ठीक है, वो उनके उम्मीदवार बन गए, वो उनका जो उनकी समस्या, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस पार्टी की ओर से जो लोग जाते हैं, हज़ारों युवाओं को नए मौके के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे पार्टी में ऐसे कई लोग हैं, ये लोग जो ज़मींदार बनकर बैठे हुए थे हमारे पार्टी में और किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो लोग छोड़कर चले गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज हम लुधियाना में बैठे हुए हैं, तो लुधियाना 3 Ws के लिए बहुत प्रचलित है। वो है व्हील, वूल और वीट। तो इसके मद्देनज़र लुधियाना और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है? हमने एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा हमने दिया है, हमने गारंटी दी है। और किसानों की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं वूल और हम बात करते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्यों बंद पड़ा हुआ है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लोगों को समझना चाहिए, 3 धक्के मिले हैं इंडस्ट्री को, खास तौर से लुधियाना जैसे शहरों में। पहला धक्का मिला 8 नवंबर 2016 को, जब नोटबंदी हुई, और ये नोटबंदी का नकारात्मक असर ज़्यादातर एमएसएमई क्षेत्र में पड़ा, जो लुधियाना और अमृतसर और बटाला और जलंधर जैसे शहरों में है। पहला नोटबंदी हुआ। दूसरा जो हुआ, जो जीएसटी, गलत तरीके से जीएसटी लागू किया गया। आज भी जीएसटी एक बोझ बन गया है उद्योगों पर, व्यापारियों पर, और ख़ास तौर से छोटे और लघु व्यापारी और छोटे और लघु उद्योगों पर। और तीसरी बात, बिल्कुल चीन से जो आयात पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया, उससे बहुत लाखों में एमएसएमई बंद पड़ गए। तो अगर हमें राहत पहुंचाना है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, हम नया जीएसटी लाएंगे, जीएसटी में हम सरल कराएंगे, उसका परिवर्तन करेंगे। दूसरी बात, चीन से आयात पर हम उस पर कुछ नियंत्रण रखा जाएगा। ये जो फ्री इंपोर्ट हो रहा है चीन से, उसको हम बंद करेंगे। और तीसरा, जो नोटबंदी का असर है, ये 8 साल के बाद आज भी एमएसएमई लोग भुगत रहे हैं, तो उसको तो बैंकों से तो राहत मिलना चाहिए ना, खास तौर से एमएसएमई। राहत जो मिल रहा है सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को। आज 10 साल मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण 21 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है, तो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। ये भयंकर आर्थिक विषमता है। इसी से मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं, इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ये संविधान खतरे में है। 26 नवंबर 1949 में ये जो संविधान अपनाया गया था हमारे संविधान सभा में, जिसके मुख्य निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, देखिए जिस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से इस पर आक्रमण हो रहा है। 400 पार का नारा बीजेपी की ओर से इसलिए लगाया गया ताकि हमें अधिकार दो, हमें बहुमत दो, ताकि हम इस संविधान को बदल सकें। इस संविधान को क्यों परेशान है? क्योंकि 70 साल से ये कह रहे हैं इसमें मनुवादी आदर्श नहीं है, मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं लिया गया है इस संविधान में। और जो आरक्षण है,
इनका सबसे बड़ी समस्या इस संविधान से ये है कि जो आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, वो नहीं चाहते। तो इसीलिए बार बार हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, सब लोग कह रहे हैं कि संविधान को सुरक्षित रखना है। संविधान को अगर आप सुरक्षित रखेंगे, जो संवैधानिक मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। एक जो सबसे अहम सवाल जो एक आम आदमी पूछता है और जानना चाहता है, एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोलें, मोदी नहीं तो और कौन? अरे 140 करोड़ का देश है और मोदी तो इंसान नहीं है। अभी मोदी ने अब खुद घोषणा कर दिया है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो कोई इंसान ज़रूर चुना जाएगा जो इंडिया जनबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो इंसान ही बनेंगे और वो इंसान बनेंगे जो इंसानियत दिखाएंगे। इंडिया और एनडीए के बीच में क्या है मालूम, अंतर क्या है मालूम है? इंडिया में क्या है? INDIA, ये आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी, NDIA रख गया, बीच का आई निकाल दीजिएगा, इंसानियत, तो क्या रह गया? NDA। तो इंडिया माइनस इंसानियत माइनस ईमानदारी इक्वल टू NDA। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने, थैंक यू।